ये वीडियोस देखने से पहले मैं आपको 4 सूचनाएं देना चाहता हूँ। क्रमांक 1, सबसे महत्व की सूचना ये है कि आप कोई भी दवाई शुरू या बंद करने से पहले आपके डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर से बात किए बिना गोली लेना गैर कानूनी तो है, मगर गलत दवाई के दुष्परिणाम से जान का खतरा भी हो सकता है। अगर आपको दिल की, रक्त के दाब की या फिर गुर्दे यानी किडनी की बीमारी हो तो आपने पानी और नमक का सेवन बदलने से पहले भी आपके डॉक्टर से बात करनी चाहिए। क्रमांक 2, इन वीडियो में असली मरीज नहीं है, मरीज की भूमिका एक अभिनेता ने निभाई है। क्रमांक 3, इन वीडियोस में बहुत जानकारी है। इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए आप एक पेन और पेपर ले लें और इन वीडियोस में महत्व की चीजें हैं उन्हें लिख लें। अगर जरूरत पड़े तो वीडियो पॉज या रिवाइंड करके दोबारा देखें। क्रमांक 4, ये वीडियोस मैंने मरीजों की मदद के लिए बनाए हैं। इन्हें बेचने की इजाजत मैं किसी को भी नहीं देता। ये मुफ्त है और आप इनकी जितनी कॉपीज बनाना चाहे उतनी कॉपीज बना सकते हैं। आप इन्हें अन्य मरीजों में बांट सकते हैं। ये वीडियोस www.aapkadimag.com इस वेबसाइट पर मुफ्त उपलब्ध है। अगर आपको ये वीडियोस किसी ने बेचे हैं तो तुरंत मुझे संपर्क करें। संपर्क की जानकारी यहाँ दी गई है, इसे नोट कर ले। सबसे महत्वपूर्ण सूचना मैं दोबारा सुनाना चाहूंगा। कोई भी दवाई लेने या बंद करने से पहले आपके डॉक्टर से बात करें। ऐसा ना करना घातक हो सकता है। डॉक्टर, उस दिन मैं बैठ के चाय पी रहा था तो अचानक मुझे बास आने लगी और फिर मेरा दाहिना हाथ हिलने लगा और मैं बेहोश हो गया। अच्छा। मुझे घर वालों ने बताया कि मैं बहुत वक्त तक बेहोश था और उस वक्त में मेरा पूरा शरीर हिल रहा था। अच्छा। और मुझे अभी तक भी वो व्याकुलता, एक अजीब सी व्याकुलता फील हो रही है। अच्छा। आपके वर्णन से मुझे ऐसे लगता है कि आपको सीजर यानी कि आकड़ी आई थी। अचानक बेहोश हो जाने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बेहोश हो जाए और आपका पूरा शरीर या फिर शरीर का कोई एक भाग हिलते ही रहे तो ये आकड़ी की बीमारी हो सकती है। आकड़ी की बीमारी में आदमी अक्सर आकड़ी पूरी हो जाने पर भी कई वक्त तक व्याकुल और परेशान रहता है। आकड़ी यानी अंग्रेजी में सीजर। ये सीजर क्यों आता है? हमारा दिमाग इलेक्ट्रिसिटी और रसायनों पे चलता है। अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी का संतुलन खो जाए तो आकड़ी हो सकती है। हमारा दिमाग इलेक्ट्रिसिटी और रसायनों पे चलता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का संतुलन कहीं खो जाए तो आकड़ी होती है। कई बार आकड़ी दिमाग के एक भाग से शुरू होती है। इस प्रकार की आकड़ी को हम फोकल सीजर्स कहते हैं। यूं समझिए कि इस भाग में इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी की चिंगारियां उड़ने लगती है। हमारा दिमाग बहुत कोशिश करता है कि ये चिंगारियां एक ही जगह तक सीमित रहे, लेकिन कभी कभी ये हो नहीं पाता और ये इलेक्ट्रिसिटी की चिंगारियां सारे दिमाग में फैल जाती है। इस प्रकार के सीजर में कभी कभी शरीर का एक ही भाग हिलने लगता है। जैसे जैसे ये चिंगारियां फैलती है वैसे वैसे शरीर के अन्य भाग भी हिलने लगते हैं। अगर ये चिंगारियां पूरे दिमाग में फैल जाए तो फिर पूरा शरीर हिलने लगता है। दूसरा एक प्रकार का सीजर भी होता है जब दिमाग के सभी भागों में एकदम से चिंगारियां उड़ने लगती है। ये चिंगारियां कहां से आई है ये बताना असंभव होता है। इन आकड़ियों को हम प्राइमरी जनरलाइज्ड सीजर्स कहते हैं। इस प्रकार के सीजर में सीजर के प्रारंभ में ही आदमी का सारा शरीर हिलने लगता है और वो उसी वक्त या फिर चंद सेकंडों में होश खो बैठता है। अच्छा डॉक्टर, ये मेरा पहला दाहिना हाथ हिलने लगा, फिर वो जो हिलना था वो पूरे शरीर में फैल गया। मतलब ये जो आप जो बोल रहे हैं उसको कि मुझे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ प्रॉब्लम हुआ था मेरे दिमाग के, तो ये दिमाग में इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रॉब्लम क्यों होता है और मुझे अजीब सी जो बास आने लगी थी वो क्यों आने लगी थी? हाँ, आपकी बात सही है।
आपको फोकल सीजर ही हुआ था। फोकल सीजर में हाथ का हिलना, पैर का हिलना, इसके अलावा भी कई चीजें हो सकती है। अजीब बास आना या फिर अचानक से घबराहट होना, ये चीजें भी फोकल सीजर के लक्षण हो सकते हैं। हम फोकल सीजर या दिमाग के एक भाग में शुरू होने वाला सीजर, इसके बारे में बात करते हैं। हमारा दिमाग कई हिस्सों में बटा हुआ है। एक शर्ट की फैक्ट्री में जैसे थोड़े लोग शर्ट का कपड़ा बनाते हैं, थोड़े लोग उसको सीते हैं, थोड़े लोग बटन लगाते हैं, थोड़े लोग शर्ट्स को पैक करके बक्से में रखते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग के विभिन्न भाग अलग अलग काम करते हैं। जिस भाग में चिंगारियां उड़ती है, उस भाग का कार्य विस्कलित हो जाता है। अगर हाथ का नियंत्रण करने वाले भाग में चिंगारियां उड़े तो हाथ हिलने लगता है। अगर पैर का नियंत्रण करने वाले भाग में चिंगारियां उड़े तो पैर हिलने लगता है। ठीक उसी तरह अगर आपके सूंघने पर नियंत्रण करने वाले भाग में चिंगारियां उड़े तो आपको अजीब बास आ सकते हैं। अगर आपके दृष्टि वाले भाग में चिंगारियां उड़े तो आपको आंखों के सामने छोटे छोटे प्रकाश के दाने चमकते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, अगर व्याकुलता वाले भाग में चिंगारियां उड़े तो आपको बहुत ज्यादा घबराहट और व्याकुलता हो सकती है। मगर डॉक्टर, जो आदमी देखता है, सुनता है, सोचता है, वो सभी दिमाग की वजह से करता है। अब ये सीजर की वजह से दिमाग का बीमारी है तो इसके कोई भी लक्षण हो सकता है, तो सीजर कैसे पहचाना जाए? आप ठीक कह रहे हैं। कभी कभी यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन से लक्षण सीजर के हैं और कौन से लक्षण सीजर के नहीं है। सीजर की कई खास बातें हैं जिनसे ये लक्षण सीजर के हैं ये कहा जा सकता है। सीजर या आकड़ी की थोड़ी खास बातें हैं जिनसे इनको पहचाना जा सकता है। पहली और शायद सबसे अहम बात यह है कि सीजर अचानक से और बिना किसी वजह शुरू होता है। अगर आपके पिताजी आप पे चिल्लाए और आप बहुत ज्यादा डर जाए तो जाहिर सी बात है कि आपको सीजर नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप आराम कर रहे हो, जैसे कोई पिक्चर देख रहे हो, और अचानक से बिना किसी वजह आपके मन में बहुत घबराहट भर जाए या अचानक से आपको कोई बदबू आने लगे तो यह सीजर हो सकता है। दूसरी चीज, आमतौर पे सीजर 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट तक चलता है। अगर आपको पूरे दिन भर किसी चीज का डर लगा रहता है या फिर कई घंटों तक कानों में आवाज सुनाई देती है तो ये सीजर की वजह से होने की संभावना बहुत ही कम है। आखिरी चीज, अगर सीजर की वजह से होश खो जाए तो अक्सर ये होता है कि होश आने के बाद भी मरीज 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक बातों को ठीक से समझ नहीं पाता या फिर ठीक से विचार करके बोल नहीं पाता। कभी कभी वो बहुत उत्तेजित होकर लोगों को धकेलता है और उसे वो कहाँ है, क्या कर रहा है, ये कुछ भी समझ में नहीं आता। आमतौर पर ऐसा होता है, लेकिन ऐसे भी सीजर है जिनमें मरीज होश आने पे 100% ठीक होता है। तो डॉक्टर, मुझे इसके लिए कौन से टेस्ट करने पड़ेंगे? सीजर के मरीजों में 2 टेस्ट अक्सर किए जाते हैं। एक है EEG और दूसरा है MRI। थोड़े लोगों में ये दोनों टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। MRI और EEG के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। MRI के बारे में शायद आपने पहले भी सुना होगा। MRI से दिमाग की बहुत अच्छी तस्वीर मिलती है। इन तस्वीरों में दिमाग की बारीक से बारीक चीज साफ नजर आती है। जिन जगहों पे MRI उपलब्ध नहीं है, उन जगहों पे कई डॉक्टर CT स्कैन करवाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से CT की तस्वीरें MRI जितनी अच्छी नहीं होती। EEG से दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी के चिंगारियों के बारे में पता चलता है। इस टेस्ट में वायर के कई टुकड़े सर पर चिपकाए जाते हैं। फिर पेशेंट को 30 से 35 मिनट तक लेटकर आराम करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद कई बार आंखों में प्रकाश डाला जाता है और लंबी सांस लेने के लिए कहा जाता है। ये सब चीजें दिमाग में चिंगारियों को खोजने के लिए की जाती है। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। अगर ये दोनों टेस्ट्स नॉर्मल आते हैं, फिर भी ये सिद्ध नहीं होता कि आपको आकड़ी की बीमारी नहीं है।
अक्सर दिमाग में जो खराबी है वो इतनी छोटी सी होती है कि वो एमआरआई पर भी दिखाई नहीं पड़ती। अक्सर इलेक्ट्रिसिटी की चिंगारियां दिमाग के इतने गहरे हिस्से में बसी होती है कि वो ईईजी में दिखाई नहीं पड़ती। तो फिर ये टेस्ट क्यों करवाते हैं? इन टेस्ट से हम ये जान सकते हैं कि आपको फिर से आकड़ी आने की संभावना कितनी है। अगर ये संभावना बहुत ज्यादा है तो आपका डॉक्टर आपको दवाइयां लेने के लिए कहेगा। अगर आपको जिंदगी में एक ही बार सीजर हुआ हो और अगर आपका एमआरआई और ईईजी नॉर्मल हो तो आपको फिर से आकड़ी आने की संभावना लगभग 30% होती है। इस स्थिति में डॉक्टर अक्सर दवाइयां शुरू करने की राय नहीं देते हैं। दवाइयों के थोड़े साइड इफेक्ट होते हैं और 70% संभावना ये है कि दवाइयां ना लेने पर भी आपको कभी फिर से आकड़ी नहीं होगी। हाँ, अगर मुझे आकड़ी आ जाए और मेरा एमआरआई और ईईजी अगर नॉर्मल ना हो तो ये सीजर के लिए कौन सी दवाई होती है? सीजर के लिए कई असरदार दवाइयां उपलब्ध है। सीजर पर काम करने वाली दवाइयों को एंटी एपिलेप्टिक कहते हैं। मेडिकल रिसर्च के कारण इन दवाइयों की मात्रा हर साल बढ़ती रहती है। आज 2015 के साल में हमारे पास 25 से भी ज्यादा दवाइयां हैं जो सीजर पे काम करती है। ये सब दवाइयां दिमाग की चिंगारियों को एक ही जगह पर सीमित रखती है। इनमें से थोड़ी दवाइयां चिंगारियों को थोड़े वक्त तक पूरी तरह बंद कर देती है। इन 25 दवाइयों में से आपको कौन सी दवाई ठीक रहेगी ये जानना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। हाँ, इसमें डॉक्टर का कौशल भी शामिल है। आपके बताए गए अनुभव, एमआरआई, ईईजी और दवाइयों के होने वाले साइड इफेक्ट्स के आधार पर आपका डॉक्टर सबसे उचित दवाई चुनेगा। लेकिन सही दवाई को ढूंढ निकालने में एक बड़ा हिस्सा सौभाग्य और सब्र का भी होता है। कई बार बहुत ध्यान से दवाई चुनने पर भी उसका पेशेंट पर कोई असर नहीं होता। ऐसे समय पर सब्र की जरूरत है। ऐसी कोई भी टेस्ट नहीं है जो इस बात की 100% गारंटी दे कि इस दवाई से इस आदमी का सीजर पूरी तरह से दूर हो जाएगा। मैं अमेरिका में जिस जगह पर काम करता था वहां के मेरे प्रोफेसर इस पर संशोधन कर रहे थे, मगर ऐसी टेस्ट उपलब्ध होने में कई साल चले जाएंगे। तब तक दुर्भाग्य से हमें बहुत सोच समझकर पहली दवाई चुननी पड़ती है। अगर वो पहली दवाई काम ना करे तो हम बहुत सोचकर दूसरी दवाई चुनते हैं। अगर वो भी काम ना करे तो फिर से बहुत सोचकर हम तीसरी दवाई चुनते हैं।